बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, यक के बाद दीगरे हर केस में ट्रायल कोर्ट से पीटीआई को सजाएं दी जा रही हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 59 पीटीआई के रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है और 34 को बाइज्जत बरी किया है। इतने साल कैद में रखने के बाद 109 लोग ट्रायल में थे। बड़े बड़े नाम उमर अयूब, शिबली फराज, शेख रशीद साहब के रिश्तेदार शेख राशिद। यकीनन पीटीआई वालों को सजाएं बहुत दफ़ा पहले भी सुनाई गई हैं, इस वक्त भी सुनाई जा रही हैं और लग रहा है कि आने वाले वक्त में मजीद सुनाई जाएंगी। अब देखना यह है कि सजाएं हायर कोर्ट्स में बरकरार रहती हैं या नहीं और इनको चैलेंज कितने वक्त में किया जाएगा। यकीनन पीटीआई के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। साथ साथ हम बात करेंगे अदालती मामलात। अदालतों के अंदर कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मैं समझता हूँ कि आज हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है मिन हैसल कौम एज ए सोसाइटी, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, सोसाइटी तीनों चीज़ें डिस्कस होना ज़रूरी है। हंगू में हम जानते हैं कि दहशत गर्दों ने हमला किया है हमारे जवानों के ऊपर। हंगू में FC की पोस्ट पर फितनाल हिंदुस्तान के हमले में 3 एहलकार हमारे जवान शहीद हुए हैं, 17 बताए जा रहे हैं कि जख्मी हुए हैं। पुलिस और FC की भरपूर जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द भागने पर मजबूर हो गए हैं। मुल्क में दहशतगर्दी भी एक बहुत बड़ा इशू आज से नहीं है, काफ़ी वक्त से है। इसके ऊपर भी आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नियाज़ी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाहु खैर। आप हमेशा टाइम देते हैं, वी आर इंडेटेड। नियाज़ी साहब, सजाओं का सिलसिला जारी है। कोर कमांडर हाउस पे जो हमला करने की सजा है वही राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने की सजा है और ये 10-10 साल कैद की सजाएं सबको अक्रॉस द बोर्ड दे दी जाती हैं। आपकी नज़र में ये सजाएं हायर कोर्ट्स में कितनी देर लास्ट करेंगी और कितना जल्दी पीटीआई की लीगल टीम इनको चैलेंज करेगी? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला साहब, ये बिल्कुल जिस तरीके सजाएं हो रही हैं इससे साबित हो गया है कि ये टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आइन का आर्टिकल 10A कहता है कि आपने फेयर ट्रायल करना है। ये ATC की कोर्ट में जो कि इन्हीं के अंडर है, राना सनाउल्लाह साहब मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर हैं। ये सेंट्रल कोर्ट्स होती हैं, इनको गवर्न करती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और ऊपर इसके एक मिनिस्टर होता है और उसके ऊपर चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी गवर्नमेंट की ही कोर्ट्स हैं। अब इस तरीके से जल्दी से सज़ा देना और बग़ैर रेफरेंस के इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के फैसले को तो 8 महीने रखता है, तो जल्दी से लोगों को डी-सीट करके बग़ैर किसी स्पीकर के थ्रू रेफरेंस से वहाँ इलेक्शन भी अनाउंस हो जाते हैं और वो इलेक्शन अब कराने जा रहे हैं, बाई इलेक्शन भी। इसके पीछे टोटली ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। आप देखें, अभी मैं इंट्रो में शेख रशीद साहब का सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि मेरे भतीजे शफीक को भी 10 साल कैद हुई है और यही उमर अयूब साहब हमारे नेशनल असम्बली में जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं और शिबली फराज जो कि सेनेट में हैं, उनको मुकदमों में हो चुकी है। तो आपने वैसे देखा है कि क्या उमर अयूब साहब खुद कह रहे थे और हम भी कहते हैं कि वो मियाँ वाली भी मौजूद हैं, फैसलाबाद भी मौजूद हैं, उधर लाहौर में भी मौजूद हैं और उनकी प्रेजेंस कहीं अकरेंस पे है भी नहीं। और सेम FIR में कितने लोग जो आज हैं इक्विटल हो गई। शाह महमूद कुरैशी साहब इक्विट हो गए, जैन कुरैशी साहब भी इक्विट हो गए, कोई और भी इक्विटल हुई है, 35-40 लोग इक्विटल भी, और सेम ऑफेंस है, सेम एट्रीब्यूशन है। तो ये तो बिल्कुल फेयर ट्रायल नहीं है। इंशाअल्लाह ये सज़ाएं जो हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस्लाम हाई कोर्ट से जो कंसर्न हाई कोर्ट्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, और हमें उम्मीद है कि ये सारे केसेस जो हैं वहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगे। जिस तरीके से खान साहब के केस आपको पता है कि साइफर आया, इद्दत के केसेस आए, तो ये पार्टी के ऊपर टोटली प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। और ये इंशाअल्लाह ये सज़ाएं सारी जो हैं ये जाके खुद ब खुद हाई कोर्ट में सेटिसाइड हो जाएंगी। अली राशिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, माहिर कानून भी हैं। अली अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए सर, जज़ाकल्लाह। अली, आपने अदालतों में बड़ा वक्त गुजारा है, बहुत मुख्तलिफ किस्म के पॉलिटिकल दूसरे केसेस देखे हैं। आपकी नज़र में ये जो 9 मई के केसेस हैं, एक आम आदमी सोचता है कि क्या कोर कमांडर हाउस पे हमला करने की भी वही सजा होगी जो राना सनाउल्लाह के घर पे हमला करने की सजा होगी? और 2 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, काफी लोगों ने 2 साल कैद गुजार दी है, आज वो फॉर एग्जांपल बाइज्जत बरी होते हैं, तो उनके 2 साल का अजाला कौन करेगा? ये जो सिस्टम है इस वक्त, जस्टिस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिस तरह ये सजाएं दे रहा है 9 मई की, आप समझते हैं कि दिस इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड? अली
मेरे हिसाब से जो तरीक़ेकार इनके साथ पीटीआई हो गया, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या जनरली पब्लिक के साथ होता है, हमारे लीगल सिस्टम में कोताहियां जरूर हैं, मगर इनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है या जो काम हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ हो रहा है और उसमें देर सवेर नहीं है। एक आम आदमी को जो रिलीफ जिस टाइम में मिलता है, जिस हिसाब से, उसी हिसाब से केस चल रहे हैं। ना उसमें देर है ना सवेर है, ना जल्दी कुछ हो रहा है ना देर से कुछ हो रहा है। एज पर रूटीन, अगर आप कोई भी किसी के, जैसे आपने कहा कि अगर राणा साहब के घर पे अटैक हुआ या कोरक कमांडर साहब के घर पे अटैक हुआ तो क्या उसी तरह चीजें होती। मैं कह रहा हूं कि कानून आप उठा के देख लें, कोर्ट के प्रोसीजर्स आप उठा के देख लें, बिल्कुल इसी तरह कोई आम आदमी भी होता या कोई बड़ा आदमी भी होता तो कोर्ट्स का यही तरीकेकार है, डेट्स पेशी आती है। वो एक अलग डिबेट है कि क्या उस पाकिस्तान के लीगल सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, जो बैकलॉग के केसेस हैं उनको किस तरह, वो एक अलग चीज है। मगर अगर आप मुझसे पूछें इज इट फेयर, फेयर ट्रायल है, फेयर तरीकेकार है, फेयर टाइमली चीजें हो रही हैं, तो बिल्कुल टाइमली हो रही है। और यहां मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, आपने मुझे थोड़ा शर्फ दिया इंट्रोडक्शन करवा के कि थोड़ा लीगल बैकग्राउंड भी है, लॉ मेकर भी मैं रह चुका हूं, तो मैं आपको ये भी कहूंगा कि पीटीआई की सारी टीम अभी जो बैठी हुई है, लीडर्स जितने भी हैं फिलहाल, दे आर ऑल लॉयर्स, सब लीगल है, मगर फिर भी कोताहियां और नेग्लिजेंस उनकी तरफ से है। ऐसे बहुत सारे खान साहब के केसेस हैं जिसमें इन्होंने बेल अप्लाई ही नहीं की हुई थी। ऐसे ऑल बहुत सुस्त रवि के शिकार केसेस हैं पीटीआई के, जो उनकी लीगल टीम ने कुछ डॉक्यूमेंटेशन या बहुत टेक्निकल चीजें हैं जो नहीं प्रोवाइड की, उसकी वजह से डिलेज आई। ये मैं आपको बहुत वसूख से बात बता रहा हूँ। सो आई थिंक दे नीड टू गेट देयर हाउस इन ऑर्डर। बट टू आंसर योर क्वेश्चन कि क्या चीजें जैसी चलनी चाहिए वैसी ही चल रही, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो चल रही है। अगर नहीं चल रही तो बता दें कि ऐसी कौन सी अनोखी चीज उनके साथ हुई है जो माजी में किसी के साथ नहीं हुई है, किसी और पॉलिटिकल लीडर के साथ नहीं हुई है। जो ये कह रहे हैं अली के पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, और हम जानते हैं कि जो भी पार्टी पावर में आ रही होती है वो हमेशा ये कहती है कि हम इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हम बदला नहीं लेंगे, होता वही है हमेशा। क्या आप समझते हैं देयर इज एनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अली? देखिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन केसेस उन पे बने हैं। आई थिंक डोंट डू द क्राइम इफ यू कांट डू द टाइम। चीजें की गई जिसके एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है, वीडियोस हैं, बाकी सब चीजें हैं, और इन द कोर्ट्स जो है आजाद है, अदलिया आजाद है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर आर्ग्यूमेंट से, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर मान भी लेते हैं उनकी बात कि विक्टिमाइजेशन हो रही है, केसेस जिनमें दम नहीं है, जाली है, तो कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, वहां जाके अपना केस साबित करें। काफी केसेस में बरी भी हो रही है माशाल्लाह से। तो अब ये तो नहीं चलेगा ना कि जहां बरी हो रहे हैं वहां लीगल सिस्टम सही ठीक है, सब चीजें सही चल रही हैं, विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, मगर जहां थोड़ी इनको रुकावट आ रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वहां पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन भी हो रही है, चीजें। तो वी हैव टू बी फेयर व्हेन वी एनालाइज दीस थिंग्स। ठीक है अली। नियाजी साहब, बड़ा जरूरी सवाल है सर, आपकी नजर में क्या आज अदलिया आजाद है मुकम्मल तौर पे और प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रही है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें पड़ी हुई हैं जिन पर समाअत नहीं हो पा रही है, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से ही याया आफरीदी साहब चीफ जस्टिस बने और हमारा जुडिशल कमीशन का कयाम हुआ। जी तला साहब, मैं सबसे पहले तो मेरे भाई जो गुजारिशात कर रहे थे कि ठीक है जी, इमरान खान की एक लीगल टीम थी तो शायद इधर से कोई कमज़ोरियाँ हुई होंगी, वो तो हमें पता है कि जिस तरीके से इलेक्शन हुए, जिस तरीके से चल रहा है सिस्टम, वो हमें पता है। लेकिन मुझे ये बता दें कि इमरान खान की जो अभी बेल हुई, जिन 8 केसेस में प्रोसिक्यूशन की तरफ से चालान तक पेश नहीं किया गया, जो विच इज़ मैंडेटरी अंडर सेक्शन 173 के दिन के अंदर चालान देना है। वो कौन सी बात थी कि इमरान खान की 6 महीने पोस्ट अरेस्ट बेल लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग रही। नेशनल जुडिशियल पॉलिसी ये कहती है कि आपने पोस्ट अरेस्ट बेल का 15 दिन के अंदर फैसला करना है कि अगर कोई आदमी की बेल होनी है और वो अंदर रहा तो समझा जाएगा कि उसकी सजा है। ये क्या चीज़ हमें बता रहे हैं? हमें पता है कि प्रोसिक्यूशन ने क्या किया और किस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अदलिया बिल्कुल आज़ाद नहीं है। अदलिया और इलेक्शन कमीशन, तल्ला साहब, ये एक्सपोज हो चुके हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन है, अभी फिर बाई इलेक्शन में हम जा रहे हैं। मुझसे कल भी किसी ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। मैंने कहा इलेक्शन कमीशन
और अब उसके साथ गवर्नमेंट भी हो गई है, और अब जो होना है हमें पता है, लेकिन हम एक्टिविटी में जाना चाहते हैं कि लोगों की नफरत और बढ़ेगी इनके खिलाफ। लोगों को पता है कि वोट हम किसी को दे के आते हैं और फार्म 45 पे कोई जीत तो रहा होता है और फार्म 47 पे कोई और जीत जाता है। तो ये लिहाजा आप मुझसे अदलिया की आज़ादी का बिल्कुल ठीक पूछा है, अदलिया कोई आज़ाद नहीं है। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया जो है वो मुलाजिम हो चुकी है, ना कि उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोई आज़ादी रही है। आपने जो उनकी आज़ादी थी, जो प्रियम्बल में लिखा है कि अदलिया की आज़ादी बेसिक स्ट्रक्चर है आइन का, उसको आप नहीं छेड़ सकते। आपने उठा के एग्जेक्टिव के नीचे दे दी अदलिया को और आपने उसकी आज़ादी छीन ली है। कहाँ अदलिया आज़ाद है? ना अदलिया आज़ाद है, ना इलेक्शन कमीशन आज़ाद है। और सुप्रीम कोर्ट का आपने संबल के केस से लेके जिस तरीके से हमें इलेक्शन में जाने दिया, जिस तरीके से लोगों के साथ जुल्म जबर तशद्दुद हुआ, हमसे संबल छीन लिया गया, हमसे वो सीटें ली गई जो आइन कहते हैं कि प्रोपोर्शनल सीट्स हैं, ये आप किसी को नहीं दे सकते, वो सीटें ले ली गई। फिर फार्मर चीफ जस्टिस ने 3 सीटें वो ले ली जो रिकाउंटिंग में ले ली। तो ये क्या करने जा रहे हैं स्टेट के साथ? कहां से अदलिया आज़ाद है? कहां से आपका इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है अंडर आर्टिकल 218(3) के तहत? वो कहता है कि जी आप आज़ाद इलेक्शन करें। लिहाजा इलेक्शन का बाजार गर्म हुआ था। जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन होते थे, जिस तरीके से दूसरे इलेक्शन, ये प्रैक्टिस इन्होंने कराई हुई है। और अभी मैं ये कहता हूं कि ये फैसले हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जो टोटली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ये फारिग हो जाएंगे, क्योंकि ये फेयर ट्रायल नहीं है। हमने देख लिया है। और इसी में एक सरगोदा के जज ने लोगों को इक्विटल किया हुआ है। एक जज लिखता है कि पैरा नंबर 37 में सरगोदा के जज ने लिखा है कि जी एक आदमी की एफिलिएशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, लिहाजा मैं उसको सजा दे रहा हूं। और भाई देखिए, अभी उमर अजूब की बात करते हैं, उमर अजूब कितनी जगह पे पहुंचा है। तो ये ना देखें, ये चीजें ये देखें कि आया ये इसी तरह ट्रायल होना। और फिर मैंने कहा कि एटीसी को कौन कंट्रोल कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि आपने ये जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हम वहां पे जाएंगे, फिर आपने जहां पे शुरू कर दिए जल्दी लोगों को सजा देना और उसको फैसले करके जी दोबारा आप इलेक्शन में जाएं। तो ना अदलिया आजाद है, ना आपका इलेक्शन कमीशन आजाद है। और ये भी हमें पता है कि भाई इलेक्शन में क्या होना है, बिल्कुल ये अवाम को ही पता है। और अवाम उसके साथ खड़ी है, जो जेल के सलाखों के पीछे बैठा है, अवाम उसके साथ खड़ी है। और उसकी पॉपुलैरिटी, आपके इन फैसलों से उसकी पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। बिल्कुल ठीक, पॉइंट टेकन सर। अलाउ मी, मैं वेलकम करना चाहूंगा पैनल में नईम करीम साहब फ्रॉम PMLN। नईम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम सर। नईम साहब, आपकी हुकूमत में आपके फाइनेंस मिनिस्टर ये ओपनली मान चुके हैं, एडमिट कर चुके हैं कि ये हुकूमत कर्जों पे तनख्वाहें दे रही है। फिर अब हम जानते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस साहब की जो पेंशन है सुप्रीम कोर्ट के, वही 25 लाख रुपए हो चुकी है। एक हुकूमत जो कर्जों पे चल रही है, इतनी बड़ी पेंशनें देती है, अदालती निज़ाम आपके सामने है, लोअर कोर्ट 10-10 साल की सजाएं सुनाएंगी, सुप्रीम कोर्ट में जाके वो बेलें मिल जाएंगी। लग कुछ ऐसा रहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें हुकूमत सिस्टम को कंट्रोल करके अवॉइड कर रही है, ताकि सिस्टम के साथ जो बेनिफिशरीज हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। आपकी नज़र में ये PTI की 10-10 साल की सजाएं हायर कोर्ट्स में भी रहेंगी या हायर कोर्ट्स उन्हें डिसमिस कर देंगी? नईम साहब। सर, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, देखिए पाकिस्तान 2024 में तो नहीं बना मेरा ख्याल है, और सबको पता है 1948 में बना है। तो ये चीज़ें क्या अभी एक साल में ठीक होंगी और एक साल में ख़राब हुई हैं? मतलब थोड़ा ये चीज़ समझने की बात है ना, कि आप कह रहे हैं कि ये जुडिशल सिस्टम भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक नहीं है, इलेक्शन भी ठीक नहीं हुए। तो आप पिछले इलेक्शन पे चले जाएं, फिर उसके बाद 2013 पे आप चले जाएं। जब 2013 पे एक फेयर इलेक्शन हुए, आपने उसको मैंडेट को क्यों नहीं माना? मतलब अगर हम जाते रहेंगे, पीछे की तरफ जाते रहेंगे, तो चीज़ें आपकी क्लियर होती जाएंगी ना सारी। 92 में, फिर 98 के अंदर मियाँ साहब के साथ, फिर 2013 के इलेक्शन के बाद 2/3 मेजॉरिटी लेने के बाद, और इन्हीं खान साहब के पास मियाँ साहब जाते भी हैं कि आए हम बैठते हैं और मुल्क को आगे लेके जाना है, हमने जमहूरी निज़ाम को आगे लेके जाना है, अमेंडमेंट्स करते हैं, सारा बैठ के नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने भी एफर्ट की, नहीं हुआ। बात ये है, देखिए आप यहाँ बैठ के बात करना आसान है, सब कुछ मुझे मेरे लिए भी इजी की बात करना, बट ग्राउंड रियलिटीज़ को आप देखें ना, कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, हम कहाँ पे खड़े हैं। इस निज़ाम को ख़राब करने के अंदर क्या खाली मुस्लिम लीग नून का क्या वो कसूर है, या उसी का 100% उसी का उसके अंदर शेयर है? सर, अगर थोड़ी बहुत खराबी इसमें आई है, या जितनी ज्यादा खराबी भी आई है, तो सबकी वजह से आई है ना। तो लेट्स मतलब आए बैठ के सेनेट के अंदर बैठे, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठे, आपके पास मौजूद है ना, आपके भी नुमाइंदे मौजूद है पार्लियामेंट के अंदर, सारी पार्टीज के मौजूद है, वहाँ आप बैठ के बातें करें।
फिर 9 मई होता है, फिर अक्टूबर में कुछ होता है, फिर नवंबर में कुछ होता है, फिर अभी फिर से प्लान किया जाता है। तो जो इकोनॉमी को डीरेल करने की बातें करते हैं, ये गरीबों को जो दिहाड़ीबाज हैं, दिहाड़ी पे चलने वाले लोग हैं, उनके लिए जो खराबियां पैदा करते हैं दिहाड़ीदार लोग हैं, वो तो ना करें ना। आप बैठे, आप अमेंडमेंट्स भी करें, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लें। आप 2018 में क्यों नहीं लेके आए, जब आपके साथ इतना बड़ा मैंडेट भी था, अवाम भी आपके साथ है, आप कहते हैं कि सारी अवाम ही 90% आपके साथ है, तो फिर क्यों नहीं कर सके आप? पंजाब भी आपके पास था, बुजदार साहब भी वहां पे बैठे रहे, एक लोअर कोर्ट तक की जो जुडिशियल रिफॉर्म्स वो तो आप कर नहीं सके। तो अब इतनी बड़ी अगर हम उसको कहें कि जी एक दिन में हो जाएगा, फिर कर्जों के ऊपर हुकूमत चल रही है। सर अगर 20 बिलियन के ऊपर आज हम बैठ के 7 बिलियन से हुकूमत को उठाई है, 20 बिलियन पे आके सारी चीज़ों को मेंटेन करने के बावजूद भी हम खड़े हैं इकानमी को लेके, और आपके सामने स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे जा रहा है, मतलब आप दुनिया के आगे हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे खड़ी है। तो इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम माइनस में जा रहे हैं, पॉजिटिविटी तो है, ट्रैक के ऊपर तो हम आगे हैं, आगे की तरफ भी जा रहे हैं, दुनिया भी हमें देख रही है, खुद भी हमारे जो बायलैटरल जो ताल्लुकात हैं आपके सामने हैं। कितने अरसे के बाद बांग्लादेश के साथ जाके ठीक हो, कितने अरसे के बाद जाके अफगानिस्तान में हम बैठे हैं, हम 3 मुल्कों के जो है ना ट्रेड के ऊपर हम बात कर रहे हैं, चाइना वहाँ पे जो है इंटरेस्ट ले रहा है पाकिस्तान की वजह से। तो सर देर मल्टीपल चीज़ें, हम उसको ये है कि खाली अगर वो दुश्मनी बना लें कि मुस्लिम लीग के साथ है, और पीटीआई जो है वो उसको जो विक्टिमाइजेशन की जा रही है, वो खाली विक्टिमाइजिंग जो है मुस्लिम लीग की तरफ से हो रही है, ऐसा नहीं। अदालतें मौजूद हैं, राइट सर, निजाम बना हुआ है आपके पास, वहां से आपके लोग क्या बरी नहीं हुए? 2 लोग बरी भी तो हुए हैं सर, 34 कैसे बरी हो गए? 34 बरी हुए, वो मतलब सारी चीजें ना सर आपके सामने बिल्कुल ठीक कैसे नहीं चल रहे हैं, साथ साथ सजाएं हो रही है। 9 मई का जो वो मामला है, कोई छोटा मामला तो नहीं था कि हम उसको बिल्कुल ठीक। खवातीन व हजरात, इमरान खान के वजीर आजम बनने से पहले पाकिस्तान में सियासत के 2 बड़े मीनार थे, एक था पीपल्स पार्टी, एक था PMLN, और हमने कई दिहाइयों से इन दोनों के दरमियान मुकाबले देखे, लेकिन PTI के वजीर आजम बनने के बाद हमने देखा कि सारे मुकाबले खत्म हो गए। इस दफा भी जो ज़मीनी इंतखाबात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी और PMLN ने हाथ मिला लिया है, मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। PTI ने अपने कुछ हलकों से कैंडिडेट्स उतारे हैं, हर हल्के से नहीं उतारे हैं, लेकिन एक पाकिस्तानी सोचने पर मजबूर है। इमरान खान जेल में है, PTI के लीडरान को सजाएं हो गई, तकरीबन उनकी सियासत मुश्किल तरीन हालात से गुजर रही है, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे आज इलेक्शन में। इसकी क्या वजह हो सकती है? अली राशिद शायद हमारे साथ इस वक्त उनकी लाइन डिस्कनेक्टेड है। आई स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद नईम साहब। नईम साहब, क्या वजह है कि जो हम देखते थे कि पॉलिटिक्स के मैदान में, सियासत के मैदान में, अखाड़े में मुकाबला होता था वोटर्स का, कैंपेन्स का, तकरीरों का, लेकिन कैंडिडेट्स का, अब वो खत्म हो गया है। अब हम कह रहे हैं कि मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, मिलकर काम कर लेंगे, भाई मुकाबला छोड़ो। क्या वजह है इसकी नईम साहब आपकी नजर में? सर देखिए, ट्रेंड तो चेंज होते आए हैं ना, हर दौर में चेंज होते हैं। आपको पता है ऐसा नहीं रहा, पहले भी आपको पता है IG बनी थी, एक इत्तेहाद बना था, IGI बनी थी, इसी तरह ये सर बनी थी या बनाया गया था? करेक्ट योरसेल्फ सर, बनी थी या बनाया गया था? अब तो तारीख में सबको पता है सर देखिए, आइन बनाया जाता है जाहिर है, और चीजें बनाई जाती हैं तो हम ही लोग बनाते हैं ना। यही जमहूरी निज़ाम के अंदर जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, जो सियासतदान बैठे हैं, यही बेसिकली तो स्टेक होल्डर्स तो यही है ना। अभी नाम तो इन्हीं का ही है ना, फ्रंट मैन तो यही है, तो इन्हीं के नाम से चीजें चल रही है ना। अब बनाई जाए या बनती हैं, कह दिया फ्रंट मैन तो यही है, मैं समझ गया। थैंक यू, मूव फॉरवर्ड सर। जी, तो अब बात यह है कि अब ट्रेंड तो चेंज होते हैं। अब देखो कंसोर्शियम में आप एक मखलूत हुकूमत चला रहे हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की अंदर है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की है, पंजाब में है, उधर के भी। तो अब ज़ाहिर मिलके इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर ही जाके आप किसी दुश्मन को वो हिट कर सकते हैं ना। एक दुश्मन अलहदा एक साइड पे बैठा हुआ है, बाकी जो है वो इकट्ठे हैं। और यही 2018 में था आपके सामने, किसी तरह 18 पार्टियों का कंसोर्शियम था, इत्तेहाद था, और मुस्लिम लीग जो है एक साइड पे लगी हुई थी। तो ये ट्रेंड मैं समझता हूँ सही तो नहीं है, इसको चेंज तो होना चाहिए। फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए, मुकाबला भी वैसे होना चाहिए। हाउ हेल्दी इज कंपटीशन? हाउ हेल्दी इज कंपटीशन नईम साहब आपकी नजर में? देखिए, अगर वो कहते हैं ना ग्राउंड लेवल, ग्राउंड फील्ड, एक वो जो लफ्ज बना हुआ है, अगर अब मिलता है सबके लिए, तो मैं समझता हूँ कि सर मुकाबला तो होता है। मुकाबला इस 2024 के इलेक्शन में भी आपने देखा, रिजल्ट जैसे भी आए, मैं तो क्योंकि ज्यादा बलूचिस्तान को देखता हूँ, बट ये है कि कई रिजल्ट वेरी अनफॉर्चुनेट थे, जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी वो भी आएंगे रिजल्ट, बट वो आए रिजल्ट, लोगों ने देखा, वो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे। बट ये कि जब रिपीटिशन होती है अब चीज़ों की, तो फिर लोग ले जाते हैं कि जी वो 18 में भी तो ऐसा हुआ था। अब सूरी साहब भी तो आए थे कोयटा की सीट से, अब वो सूरी साहब को हम भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे भी भाई हैं, दोस्त हैं, हमारे साथ उठना बैठना रहा है, लेकिन बट वहाँ से लोग कैसे आते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि ठीक होनी चाहिए।
मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, ये ठीक होनी चाहिए। Well said, अगर sir. अवामी मैंडेट किसी के पास है तो उसको आगे आना चाहिए और उसको डिलीवर भी करना चाहिए, और क्रेडिबल भी हो, वो एलिजिबल भी हो, वो दे भी सकता हो, उस हल्के से भी हो। और मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो ये इलेक्शन रिफॉर्म्स हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देता। कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए, कभी हम पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, कभी जुडिशल रिफॉर्म्स की तरफ जाते हैं, होते वो भी नहीं है। कितनी दफा पुलिस रिफॉर्म्स हुआ है मुझे बता दें, पंजाब में भी कोशिश की कि पिछले दौर में नहीं हो सके। तो चीजों को अगर रिफॉर्म्स में लेके जाना है तो स्टार्ट कर लें, किसी एक जगह से कर लें और इसी से स्टार्ट कर लें। मैं समझता हूँ इलेक्शन रिफॉर्म्स ले आए नईम साहब, आपकी बातें पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी लग रही हैं और वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि नईम साहब कभी शहबाज शरीफ साहब को भी बातें करते होंगे कि नहीं करते होंगे। सर मैंने की है, इसीलिए आपके सामने बैठा हूँ ना। बात यह है कि जो जो चीजें हम करते हैं, जो हम देखते हैं, जो हमारा एक अवाम के साथ उठना बैठना है, तो हम ये देखना है कि हमने अवाम के साथ चल रहे हैं ना, और उन्हीं की हमने जबान बन के आगे आना है। अब क्या है अवामी लीडर, यही है ना। आपने आए हैं पार्लियामेंट के अंदर तो किसके लिए आए हैं? अवाम के लिए आप आए हैं। आप तनख्वाहें लेने तो नहीं आए ना यहाँ पे। तो बात यह है कि आप आए हैं तो फिर आप उनकी आवाज बने, उनके अंदर जो चीजें निकल रही उनके अंदर। सर, आपकी हुकूमत ने तनख्वाहें इतनी लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव कर दी हैं कि हर कोई आना चाहता है सर, माशाल्लाह से। अल्लाह सब। मैंने तो एक प्रोग्राम में किसी को कहा कि मुझे बताएं तनख्वाहें लगाई क्यों हुई हैं। आप कहेंगे कि मैं अजीब बातें करता हूँ, लगाई क्यों है? अवामी लीडर क्या तनख्वाह के लिए आए हैं या खिदमत के लिए आए हैं? खिदमत के लिए आए तो तनख्वाह क्यों ले रहे हैं? तनख्वाह पे तो सरकारी लोग आते हैं जो मुलाजिम होते हैं। तो आप तो खिदमत गुजार हैं, आपने तो खिदमत करनी है अवाम की, तो तनख्वाह होनी नहीं चाहिए मेरे सामने। कोई आपने स्टाइपेंड वर्ल्ड का आने जाने का पेट्रोल का देना है, कुछ ये चले, लेट्स सी, बट किस चीज की तनख्वाहें मुझे नहीं समझ आती ना। यहाँ तो आपकी नौकरी है ना, 8 to 9 आपने आना है, 8 to 5 आना है। सर वो 12 करोड़ लोग जो 2 वक्त की रोटी से महरूम रखे हुए हैं ना, उस चीज की तनख्वाहें हैं सर ये। सर देखिए बात ये है ना कि इसमें कसूरवार कौन है? ये 12 करोड़ ही कसूरवार है ना। मैं तो फिर इन्हीं को कहूंगा कसूरवार अगेन, कि वही बरादरी सिस्टम में जाके वोट डालते हैं ये लोग। जी राई है तो राई को सर, गवर्नर सिंध का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि वो तुम किसको भी डालो निकलेगा तो नहीं, फिर आप क्या करेंगे सर? आप बस इसको ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। आमीन। आप भी करें, मैं तारीफ करूंगा नईम साहब। नईम साहब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे, कामयाबी दे। आपने बहुत खूबसूरत बातें की और मैं दुआ करता हूं कि पूरी PMLN आपके नजरिए के साथ जुड़ जाए, ये मुल्क बड़ा तरक्की करेगा। अली राशिद, द क्वेश्चन आई एम आस्किंग कि ये जो PTI से पहले का दौर था उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग बिल्कुल आमने सामने एक दूसरे के गश्तो गरेबां, ऐसी स्टेटमेंट्स हैं कि आज मैं चला दूं तो लोग परेशान हो जाएंगे, ऐसी बातें भी होती थी। आज वो दोनों एक हो गए हैं, ज़िमनी इंतखाब में भी आप एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर रहे हैं। क्या वजह वही है PTI? देखिए बात यह है कि देखिए हर पार्टी का अपना मंशूर होता है, डिफरेंसेस होती हैं और वो हमेशा रहेंगी। मगर जब बात मुल्क पे आ जाती है और मुल्क को बचाने की आ जाती है तो आई थिंक हम सब ने रियलाइज किया कि सब स्टेक होल्डर्स को साथ मिलके बैठना पड़ेगा। इसलिए कि बिल्कुल बात PTI की है, इसलिए PTI ने पाकिस्तान को बैंकरप्ट ऑलमोस्ट कर दिया था। हम IMF और डिफॉल्ट की तरफ जा रहे थे, तो उस वक्त हमने सोचा बिल्कुल PTI, आपने कहा क्या वजह PTI, बिल्कुल वजह PTI थी। पाकिस्तान को उस नहज पे वो ले आए थे कि और कोई चारा नहीं था कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और पाकिस्तान के खैर ख्वाह हैं वो सब मिलके बैठें और अपने डिफरेंसेस असाइड रखें और कोशिश करें कि पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जा सके, जो जा रहा है पाकिस्तान। अगर आप फाइनेंशियल इंटरनेशनल इदारों की रेटिंग्स देखेंगी, मूडी वगैरह की, पाकिस्तान की रेटिंग्स बढ़ चुकी हैं। स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे है, इन्फ्लेशन रेट नीचे है, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ चुके हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जितने भी हैं वो बहुत बेहतर है। मैं नहीं कह रहा चीजें आइडियल हैं, चीजों अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, मगर हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मिलके सब मेहनत करके हम इन चीजों को अपनी जात से बालातर होके। PTI अभी तक अगर आप देखें, मैं अपनी बात, खान साहब बस वही कर रहे हैं। KP गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है मुझे बता दें। आप आज चैनल खोलें, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी हुकूमत की तरफ से हो रही हो, चाहे वो पंजाब की हो चाहे वो सिंध की हो, आप देखेंगे कि कोई नया मंसूबा, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई चीज आप KP का उठा के देखें, हमेशा गंदापुर साहब कभी इस पे इल्जाम कभी उस पे इल्जाम, या तो उनके खुद के लोग उन पे इल्जाम लगा रहे होंगे या वो किसी और पे इल्जाम लगा रहे होंगे। तो वी नीड टू गेट, अगर पाकिस्तान को पहले रखना है और चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाना है, देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ठीक। नियाजी साहब, पाकिस्तानी आपको कसूरवार ठहराते हैं आपकी वजह से, जिस तरह अली राशिद साहब ने भी कहा PTI की वजह से।
आज PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, हाथ मिला के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और आने वाला वक्त भी ऐसा ही लगता है कि जब तक इमरान खान है, PTI है, ऐसा ही होता रहेगा। छोड़े ना, अब इनको तो सियासत करने देना आपने हाजी साहब। जी अच्छा तलत साहब, मैंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं, हमारे दोस्तों ने भी। क्या ये 78 साला निज़ाम जो है जिसमें आपने नाम भी गिनवाए, ये इसी तरह चलता रहेगा? आपने अभी कहा कि 12 करोड़ अवाम जो है उसका तो कोई हाल पुरसान नहीं है, और मेरे भाई ने कहा कि नहीं 12 करोड़ अवाम को भी सज़ा होनी चाहिए कि ये भी बिरादरी इज़्म से पे वोट देते हैं। अब नहीं होगा तल्ला साहब, 8 फरवरी के बाद ये नहीं होगा। और अवाम ने इमरान खान किसी आम आदमी को टिकट देगा ना, तो आप इलेक्शन फेयर करवा लें, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वो कितनी लीड से जीतेगा। यही तो जंग थी। क्या आप 78 साल निज़ाम किसी इदारे के खिलाफ नहीं है? सारे सियासतदानों को ये सोचना चाहिए था कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी कैसे आएगी, मुल्क में जमहूरियत कैसे चलेगी। आपने अभी कहा कि एक जज को, और मुझे पता है बतौर वकील 23 लाख पेंशन मिल रही है, पैकेज जो है वो 25 लाख का है। और कल सुप्रीम कोर्ट का एक जज खुद कहता है, मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला, कि मुल्क के अंदर इंसाफ नहीं है, आईन नहीं है, सच बोलने की तो ताकत अगर नहीं जज है। ये कहे तो जी, जहाँ सोचा सच बोलने की ताकत नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज यह कहे कि सच कोई नहीं बोल सकता, सच सबको पता है, बोलता कोई नहीं है, तो फिर ये क्या है? फिर क्यों नहीं इस सिस्टम को हम चेंज करते? हमारी किसी अदारे के खिलाफ जंग नहीं है, यही आईन कहता है, यही कानून कहता है। और इमरान खान ने लोगों को शऊर दे दिया है, और जो उस आदमी का डर है जो जेल के पीछे सलाखों के बैठा है, इनको डर ही यही है। मुज़ाकरात हम क्यों नहीं करना चाहते, उसका वजह भी यही है कि इमरान खान ने अपना काम हिस्से का कर दिया है, इमरान खान ने शऊर दे दिया है, अब कौम समझ गई है। इसी वजह से कि मज़ा आप उसकी पॉपुलैरिटी को गिराना चाहते हैं अवाम के अंदर, अवाम तो उसके साथ है। अभी आपने कहा कि इनसे पूछें कि भाई 35 साल तो आपने की है, हम तो 3 साल हुकूमत की। आपने अभी आपका जो चीनी सेकेंडर निकलेगा तला साहब, वो पता चल जाएगा। आप तो 35 साल के खिलाड़ी हैं, आपका गंदम सेकेंडर निकलेगा। आपने जो किसान का हशर कर दिया है, एक एक किसान से पूछें, एक किसान कहता है कि 55,000 रुपया फी एकड़ मुझे नुकसान है। आप किसी किसान को क्यों नहीं बुलाते अपने प्रोग्राम में? अपने प्रोग्राम में बुलाएं और किसानों से पूछें। इस टाइम सबसे ज्यादा परेशान किसान है, उसके साथ जो शुगर में हो रहा है, उसके साथ जो गंदम में हो रहा है, और जो अभी चीनी क्यों इतनी महंगी हुई है। आप क्या डिलीवर कर रहे हैं? आप तो कहते हैं हाइब्रिड सिस्टम है, आप तो अवाम के नुमाइंदे ही नहीं है। आप अवाम के नुमाइंदे होते ना तो आपको अवाम का गम होता। आप फार्म 47 पे आप 17 सीटों पे बैठे हैं, आपको गम ही कोई नहीं है भाई। बिल्कुल 25 करोड़ अवाम का गम हमें है। दिल मेरा उस वक्त रोता है कि जब कुरान में सब कुछ वाज़ेह लिखा होने के बावजूद मुसलमानों को एहसास नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं। कुरान में बहन का विरासत में हिस्सा वाज़ेह लिखा हुआ है, फिर भी एक भाई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगा दी कि मैं हिस्सा नहीं देना चाहता, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जब कुरान में लिखा है तो फिर नथिंग कैन बी डन, आपको उस पर अमल करना होगा। मेरे साथ क्योंकि लीगल इस वक्त टीम भी एक मौजूद है, बड़े कमाल मेहमान है। मैं नईम साहब आपसे स्टार्ट करता हूं। हमारी सोसाइटी में इनहेरिटेंस के इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि अदालतों में 50-60% केसेस यही पड़े हुए होते हैं। किसी भी फैमिली के हेड की डेथ के बाद सिबलिंग्स इजीली एज पर आवर लॉज एंड एज पर इस्लाम वो डिवीजन नहीं करते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है। और फिर हम आज भी सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, भाई चला गया कि मेरी बहन को हिस्सा नहीं देना है, कोर्ट ने कहा नहीं आपको कुरान के मुताबिक देना होगा। क्यों हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम बढ़ रहा है नईम साहब, इन योर ओपिनियन? देखिए, माशरा बनाना जो है ना वो घर से शुरू की जाती है ना, कि इंसान को पहले अपने घर को देखना है, उस माशरे को बनाना है। दो चीजें, एक मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की भी बात करूंगा। अगर हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की बात करते हैं तो इस्लामी भी और जमहूरिया भी और पाकिस्तान भी ना, 3 चीजें मिलके पाकिस्तान का वजूद बनता है। तो आप सारे दोस्त भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, जो हमारे मेहमान हैं वो भी, तो आप खुद एक्सेस कर सकते हैं। मैं भी इस पर क्या कमेंट कर सकता हूँ कि इस्लाम कहाँ पे है, जमहूरियत कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। तो पहले तो हम इस जुडिशल सिस्टम को तो ठीक कर लेना। आज हम हजारों या लाखों की तादाद में जो केसेस हैं, मेजॉरिटी यही है जो आपने बताई है, और यही है, और ये हम खुद नहीं करना चाहते ना। ठीक, हमें भी खुशी है कि हम वकीलों को, पुलिस वालों को पैसे दे दें, बहनों को हम पैसे ना दें, भाइयों को पैसे ना दें, तो हमें खुद ठीक होना पड़ेगा। मैं अपनी जात की बात करता हूँ, पहले हम खुद ठीक हो जाए। हम इस कुरान को ले लें जो हमारे कलमे के साथ जुड़ा हुआ है, हम इसको पढ़ लें, हम नबी पाक की सीरत को पढ़ लें,
हम खाली वो फॉलो कर लें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आधे मसले हल हो जाएंगे। तो हम खुद करना नहीं चाहते, हम ठीक ही नहीं होना चाहते, हम लोगों को हक मानना चाहते हैं। सुबह हम प्लान करके निकलते हैं कि आज मैंने किस किस का हक मारना है, आज किस किस के साथ मैंने झूठ बोलना है, किस किस के साथ मैंने फ्रॉड करना है। ये तो हमारी अगर मोराइल्स ये हैं तो हम कैसे आगे लेके जाएंगे माशरे को, आप मुझे बताएं। तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद ठीक होना पड़ेगा बहुत सबसे पहले, खूबसूरत बात, बहुत कि खूबसूरत बजाय बात। कि मैं किसी और की तरफ ब्लेम करूँ, अदालत की तरफ करूँ, पुलिस की तरफ करूँ, किसी सिस्टम की तरफ करूँ, पहले मैं खुद ठीक हो जाऊंगा ना, तो मैं समझता हूँ कि हमें अदालतों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए। बहुत खूबसूरत बात की नईम साहब, वेल सेड। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर इस सवाल का कोई जवाब हो सकता था। अली राशिद, योर ओपिनियन सर। बिल्कुल आई एग्री, मैं इसको अग्री करूंगा इसमें कि हमें अपनी इस्लाह करने की जरूरत है, और इस्लाम की जो ट्रू लेटर एंड स्पिरिट है, जो कानूनी तौर पे भी इस्लामिक लॉ भी जो है उसको फॉलो करना है आई थिंक। मगर थोड़ा आई फील कि हमारे अलावा अगर सिस्टम भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, कानूनी प्रोसीजर्स जो हैं और फास्ट ट्रैक हो सके, इनके कोई और बेंचेस या कोई ऑल्टरनेट अपना इसके जो अगर कोई इश्यूज को जल्दी एक्सपेडाइट कर सके, इसलिए कि काफी केसेस हम आप ऐसे देखते हैं कि जो बहुत पेंडिंग रह जाते हैं कोर्ट में, उस पर डेट्स मिलती रहती हैं मगर वो हल बड़े ओपन एंड शट केस होते हैं, मगर बिकॉज पर ऑफ वो तो अली कहते हैं कि वकीलों की का जो है ना वो एक गठजोड़ होता है जिसकी वजह से केसेस की तारीखें लगती रहती हैं, ताकि 20 साल केस चलेगा तो 20 साल फीस मिलेगी ना अली। ऐसा भी होता है, बिल्कुल मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, Thank you. मगर ये हुकूमती तौर पे अगर ये देखें, अगर ये वकील करते भी हैं तो उनको कानून में कहीं ना कहीं इतना विगल रूम या लकूना कहीं है जो उनको इजाजत मिलती है कि कानून को ब्रेक नहीं करते तो बेंड कर देते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ी अपनी लेजिस्लेशन और इन्फोर्समेंट और इन चीज़ों पे ऐसी करनी चाहिए हुकूमत को, और हम सब कोई जितने भी लॉ मेकर्स होते हैं, कि उसमें थोड़ा फास्ट ट्रैक हो सके, उसमें कोई डेफिनेट टाइमलाइन दे दें कि विद इन 6 months इसका फैसला हो जाना चाहिए, वैसे अली एक और सवाल। अली, जब लॉ मेकर्स, हमारे मुल्क के मौजूदा लॉ मेकर्स जब कानून बना रहे थे, फॉर एग्जांपल 26वीं आईनी तरमीम, तो क्या वो अवाम का सोच रहे थे या अपना सोच रहे थे? नंबर वन, क्या वो ये सोच रहे थे कि 25 लाख केसेस पेंडिंग हैं जिसमें से 15 लाख ये जमीनों की और इनहेरिटेंस की हैं, इसके हवाले से कोई कानून बनाए? आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि डू दे थिंक अबाउट द पीपल और देमसेल्व्स? अली राशिद। देखें, दे डेफिनेटली थिंक अबाउट द पीपल। अगर ये जो मुश्किलात हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बुहरान अगर आता है, और अगर आप ये मान भी लो, मैं आपकी बात फॉर इंस्टेंस कि वो डायरेक्टली लोगों को नहीं इफेक्ट करता, या ये जो पार्लियामेंट है या वहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है उन चीज़ों को कर रहा होता है, तो बट अगेन अगर कहीं अभाम है, ग्रे एरिया, अगर कोई अमेंडमेंट आए उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, उसको एफिशिएंट करने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए, उसका फिर ट्रिकल डाउन इफेक्ट नीचे ही आता है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से हम बचते हैं या कोई बुरान whatsoever, let it be for the judges, let it be for the parliament, let it be for anybody else, एंड में फायदा उसका अवाम को ही होता है। और यानी आप कह रहे हैं 26वीं आईनी तरमीम का फायदा एंड में अवाम को ही होगा? एब्सोल्युटली, आमीन, आमीन। नियाजी साहब, ओवर टू यू सर। आपकी नज़र में सोसाइटी इतनी डिक्लाइन क्यों कर रही है? क्यों भाई अपने बहन को विरासत का हिस्सा नहीं देना चाहता? क्यों बेटा बाप के खून का प्यासा है, माँ का कत्ल कर रहा है? क्यों हमारी सोसाइटी में इतनी बुराइयां हैं? नियाजी साहब देखें तला साहब, मेरा ख्याल है कि ये बुराई इतनी हो चुकी कि लोग अब इसको सच समझने लग गए हैं, क्योंकि 78 साल से जो बुराई हो रही है, जो हमने देखी है, और हमारे माशरे में भी आपने ठीक बात की है। जहाँ तक इनहेरिटेंस का तल्लक है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कुरान की सूरत में रखा, सूरत अन-निसा है, उसके अंदर आपके तमाम बेटी, बहन, माँ, सबके हिस्से बेवा के लिखे हुए हैं, और फर्दर भी लिखे हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हिस्सा जाएगा। तो ये तो वैसे भी इस तरह के केसेस नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाएं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये भी कह दिया था कि इसके लिए तो कोई लिमिटेशन भी नहीं है। अगर कोई किसी बहन को या अपनी बेवा को या अपने किसी जो इंटाइटल्ड है उसको एक्सक्लूड करता है, तो वो जब भी आएगा पता चल जाएगा कि उसका ब्लड रिलेशन इसके साथ ये है, तो वो उसका हिस्सा लेगा। जहाँ तक आपने सोसाइटी की बात की, यही तो हम कह रहे हैं। मेन इसका हल मैं आपको बता देता हूँ। मदीना की रियासत किस चीज़ पे कायम हुई थी? रूल ऑफ लॉ पे। और वो कौन सी स्टेट थी? वेलफेयर स्टेट। उसका कंसेप्ट मगरब ने उठाया तो वो तरक्की कर गया। और हम वहाँ मिसालें देते हैं, जब बाहर जाते हैं तो देखें जी ये किस तरह छोटी छोटी बातों पे पूरा आइन और कानून को, और कहीं अदालतों में जाने नहीं पड़ता। अब इस कानून के लिए, अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अपने हिस्से के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है,
ये बिल्कुल आप कहें कि ऐसी लिटिगेशन है जो 35-35 साल या 30-30 साल लोगों का नुकसान है कि ऐसी लिटिगेशन में सुप्रीम कोर्ट तक जाएं। तो जितने तक तलहा साहब हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, ये इसका हल है। आपने हल पूछा है, जिसमें भी अभी मैंने इलेक्शन की बात की, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन हम करप्ट हैं, हमारी सोसाइटी करप्ट हो गई है और करप्शन को इतना हमने आगे लेके गए हैं कि आपको सच नज़र ही नहीं आता। तो इस वजह से आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप कुरान भी पढ़ते हैं, आप ज़कात का भी कहते हैं, लेकिन आप कोई बंदा भी ये तैयार नहीं होता कि मैं अपनी बेटी का या अपनी बहन का हिस्सा दूं कि ये हमने चीज़ सीख ली है कि शायद इसमें हमारी कोई हम अपनी भलाई सोच रहे हैं। लेकिन जब आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और इंशाअल्लाह जब आप आइन की बालादस्ती को फॉलो करेंगे तो आपके तमाम जो है बेहतरी हो जाएगी और थैंक यू नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, थैंक यू अली राशिद साहब, थैंक यू नईम करीम साहब, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रगुजार। प्रोग्राम का इख्तिताम मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के इस पॉइंट के साथ, सच सबको पता है, बोल कोई नहीं सकता। I'll see you tomorrow. Allah Hafiz.